ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शू के साथ, जिसकी शादी को 3 साल हो गए होते हैं। पर अब उसे पता लग रहा है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। जिसके साथ उसका हस्बैंड ली अफेयर चला रहा होता है, वही लड़की शू को अपना और उसका वीडियो सेंड करती है और बताती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ हाफ ईयर से रिलेशन में है। और वो कहती है कि जब भी वो तुमसे कंपनी का काम बोलकर बाहर जाता है तो वो मुझसे ही मिलने आता है। शू सोच लेती है कि उसने ली को हमेशा से ही बोली थी कि वो कभी धोखा एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। शू अपनी ट्विन सिस्टर को कॉल करके कह देती है कि वो अब्रॉड आने के लिए रेडी है। तो उसकी सिस्टर उसे कह देती है कि एक बार वो उसकी जगह ले लेगी तो वापस से अपनी जगह नहीं आ सकती है। तो शू कहती है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोच ली हूँ। फिर वो डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन कर देती है और डिवोर्स पेपर को एक गिफ्ट बॉक्स में डाल देती है। तभी उसका हस्बैंड ली घर पहुंच जाता है और उसके लिए रोज लेकर आया होता है और बताता है कि वो क्लाइंट से मिलने गया था, इसलिए उसे लेट हो गया। शू उसके हाथ में परफ्यूम का बैग देखकर याद करने लगती है कि एक बार वो उसे यही परफ्यूम गिफ्ट कर रहा था, पर उसने उसे बताई थी कि उसे इससे एलर्जी है। ली शू को किस करते हुए मना रहा होता है कि तुम गुस्सा मत हो, सॉरी मैं लेट हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो चलो अब हम सेलिब्रेट करते हैं, आज हमारी 3rd ईयर एनिवर्सरी है। वो उसके लिए ड्रिंक निकाल के देता है और पूछता है कि वैसे आज तुमने मेरी फेवरेट डिशेस क्यों नहीं बनाई। तो वो कहती है कि मुझे याद नहीं था। ली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हर रोज मेरे लिए कुकिंग करती हो, यही मेरे लिए काफी है। तभी शू ली के नेक पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है। फिर वो उसे गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 3rd एनिवर्सरी गिफ्ट है, लेकिन तुम इसे अभी नहीं खोलोगे, तुम इसे 1 हफ्ते बाद खोलना। तो ली मान जाता है और फिर वो शू का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि सॉरी मुझे आज आने में लेट हो गई, वो कंपनी में क्लाइंट अचानक से आ गया था तो मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ा। शू से अपना हाथ छुड़ा लेती है पर ये फिर उसके पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर मैं तुम्हें स्नो दिखाने लेके चलूंगा। शू पूछती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं एक दिन खड़ी हो जाऊं। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। शू सोचती है कि अगर 3 साल पहले मुझे इस बारे में पता होता कि ली मुझे फ्यूचर में धोखा देने वाला है तो भी क्या मैं उसकी जान बचाने के लिए चूज करती। वो याद करती है कि कैसे एक बार उन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था, पर शू ने ली को बचाने के लिए जल्दी से उसे दूर कर दी थी और फिर उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में काफी चोट लग गई थी और वो डिसेबल हो गई। ली कहता है कि तुमने अगर मेरी जान ना बचाई होती तो तुम्हारे पैर में कभी ऐसी चोट ना आती, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी गंवानी पड़ गई ना तो भी मैं तुम्हारे पैर को ठीक करवाने के लिए सब कर सकता हूँ। शू को तो उसके नेक पर की लिपस्टिक ही दिख रही होती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम थके नहीं। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थका, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा चेकअप के लिए और अब काफी रात हो गई है तो तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पर तभी इतने में ली को उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आने लगता है तो वो जल्दी से साइड में जाता है और कॉल कट कर देता है। शू भी समझ जाती है कि किसका कॉल आ रहा होगा। फिर ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम कर लो, मैं अब खुद का ख्याल रखना सीख जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी व्हीलचेयर को लेकर जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि ली अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि शू रूम में आने के बाद खड़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि उसके पैर तो ठीक हो गए हैं। वो सोचती है कि क्या सभी मैन ऐसे ही होते हैं जो कुछ हासिल करने के बाद अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। फिर शू हमें बताने लगती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस साल शू बहुत ज्यादा बीमार होती है और उसको ठीक करने के लिए ली उसके लिए टेंपल जाके बहुत प्रेयर करता है और फिर फाइनली शू होश में आ जाती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सच में वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है और ये उसका 100 प्रपोजल होता है। शू ली से कहती है कि शायद मैं तुम्हारी बेस्ट वाइफ ना बन पाऊँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी नजरों से गायब हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो ली कहता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा और मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होऊंगा। ऐसा बोलकर वो उसे रिंग पहना देता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शू कहती है कि अब वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उस लड़की को भी धोखा देगा। शू सोच लेती है कि अब 7 दिन बाद हमारी मैरिज की एंडिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और काउंटिंग शुरू हो जाती है और अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ली शू को हॉस्पिटल लाया होता है और उसे सॉरी कह रहा होता है कि कल रात मुझे कंपनी में जरूरी काम पड़ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा, लेकिन देखो उसका भरपाई करने के लिए मैंने सुबह सुबह ही तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट खरीद के लाया हूँ, क्या तुम खाना चाहोगी। तो शू मना कर देती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, चेकअप के बाद मैं तुम्हें बाहर कुछ खिलाने के लिए लेकर चलूंगा। फिर इसके बाद लिन शू को लेके जा रहा होता है और तभी यहाँ पर कुछ नर्स ली को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही फेमस सीईओ मिस्टर ली है, हम लोग कितने लकी है कि हम उन्हें रियल में देख पा रहे हैं। और लगता है ये यहाँ पर अपनी वाइफ को प्रोफेसर फैंग से मिलवाने के लिए लेकर आ रहे होंगे, उनकी वाइफ का पैर दिखाने के लिए।
न्यूज में हमने सुना था कि वो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सच में उनकी वाइफ कितनी ज्यादा लकी है कि उन्हें मिस्टर ली जैसा हस्बैंड मिला है। ये सब बोलकर ये लोग शू के लिए बहुत ही इन्वियस हो रहे होते हैं, पर शू की तो लाइफ क्या ही चल रही है उन लोगों को क्या ही पता। अब तभी यहाँ पर शू को फिर से ली की मिस्ट्रेस का मैसेज आता है और वो इसे कहती है कि कल रात पता है ली ने मुझसे क्या कहा कि उसे सबसे ज्यादा मेरे पैर पसंद है, लेकिन देखो ना तुम तो कोई काम की नहीं हो, तुम एक वेस्ट हो। और मुझे पता है कि ली अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया है, सोचो अगर मैं भी वहां पर आ जाऊँ तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ रहेगा या फिर मेरे साथ। और फिर शू देखती है कि ली यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस से ही मैसेज पर बात करके बड़ा खुश हो रहा है। फिर वो यहाँ पर शू से कहता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इस बहाने से वो चला जाता है। शू से रोक भी नहीं पाती है और फिर वो काफी देर तक यहाँ पर उसका वेट करती रह जाती है। और फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो स्नो को गिरता हुआ देखकर खुश हो जाती है और याद करने लगती है कि ली ने उससे कहा था कि वो उसके बर्थडे पर उससे स्नो दिखाने के लिए लेकर चलेगा। अब तभी हॉस्पिटल में कुछ लोग न्यूज में देखते हैं कि यहाँ पर कोई फेमस एक्ट्रेस हॉस्पिटल के बाहर आई हुई है। वो लोग जल्दी से उसे देखने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई और नहीं ली की मिस्ट्रेस होती है और इसका नाम जो है। सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर उसे सवाल करने आ जाते हैं और पूछते हैं कि मिस जो, किसी ने आपके घर के अंदर किसी मैन को जाते और निकलते हुए देखा है, तो क्या वो बंदा आपका बॉयफ्रेंड है? सभी लोग जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर वो पर्सन है कौन। तभी यहाँ पर शू देख लेती है कि उसकी कार में ली बैठा हुआ है। जो कहती है कि अब आप लोग को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग गया है तो मैं आप लोगों से छुपाऊंगी नहीं, वो यहाँ पर अभी मेरे साथ ही आया हुआ है और मेरी कार में बैठा है, लेकिन मैं अभी आपको उससे नहीं मिलवा सकती हूँ क्योंकि उसकी आइडेंटिटी थोड़ी स्पेशल है, तो अभी हम अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने उसे कहा था कि मुझे स्नो देखना है, तो उसने मेरी विश पूरी करने के लिए स्नोफॉल करवा दिया और मैंने बस उसे इतना बोली कि मैं यहाँ पर उससे मिलना चाहती हूँ, तो वो अपना सारा काम छोड़कर मुझसे मिलने भी आ गया। सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आर्टिफिशियल स्नो करवाना कितनी बड़ी बात होती है। सच में ये तो ट्रू लव है। एक बंदा कहता है कि सच में ब्यूटीफुल लड़कियां तो सभी को ही पसंद आती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि लेकिन तुमने मिस्टर ली के बारे में नहीं सुना, वो अपनी डिसेबल वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लगता है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, तभी तो वो इतने सालों से उसका ख्याल रख रहे हैं। शू इन लोग की सारी बातें सुनकर बहुत ही अपसेट हो रही होती है और फिर जो यहाँ पर शू को देखते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती है और तभी यहाँ पर शू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो बेहोश हो रही होती है और तभी इतने में ली उसे देख लेता है और उसकी बहुत फिक्र करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही शू को होश आता है तो ली उसे देखकर खुश जाता है और कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। सॉरी, कंपनी में कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ गया और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना लेट लग जाएगा। ली पूछता है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अटैक आया था, तो क्या तुमने बेहोश होने से पहले कुछ देखी थी ऐसा? शू याद करने लगती है कि उसने तो उसे ही कार में बैठे हुए देख ली थी। फिर वो इसे कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखी। ली कहता है कि अब से मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे ये बताओ, तुम प्रोफेसर फैंग को देखने गई थी ना, तो उन्होंने तुम्हारी कंडीशन के बारे में क्या बताया? शू कहती है कि वही पुरानी चीज कि मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। तो ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेडिकल केयर अब बहुत एडवांस हो चुका है, तो कोई और तरीका मिल ही जाएगा और देखना एक दिन तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। फिर वो कुछ कह ही नहीं रही होती है तो ली पूछता है कि शू तुम क्या सोच रही हो? तो ये बताती है कि मैं जो के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर ही वो जल्दी से साइड में चला जाता है और पूछता है कि आखिर तुम किसी भी पर्सन के बारे में क्यों सोच रही हो? तो ये बताती है कि वो एक्ट्रेस जो अभी हॉस्पिटल के बाहर आई हुई थी, तो तुम तो उसके बॉस हो, क्या तुम जानते हो कि वो किसके साथ आई थी? तो ये कहता है कि मेरी कंपनी के लिए तो इतनी सारी आर्टिस्ट काम करती है, तो मुझे थोड़ी ना सबके बारे में पता रहेगा। शू कहने लगती है कि आज का स्नो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उस जो के बॉयफ्रेंड की वजह से ही मैं इतना अच्छा नजारा देख पाई। सच में वो बंदा जो से बहुत प्यार करता है, तो मैं सोच रही थी कि क्या इतना प्यार करने वाला बंदा कभी बदल सकता है और उसे छोड़कर जा सकता है? तो ली तुरंत ही कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा मतलब था कि मैं कह रहा हूँ कि दूसरे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी तुम्हारे लिए चेंज नहीं होने वाला हूँ, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। शू सोचती है कि हाँ, दिल में तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी कई लोगों के लिए है ना। फिर ली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी कई गुना बड़ा स्नोफॉल करवाऊंगा। तो शू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फेक चीजें पसंद नहीं, तुम तो जानते हो ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे झूठ बोले। ये सुनते के साथ ही वो डर जाता है और गलती से पानी गिरा देता है और फिर वो सॉरी कहता है कि गलती से हो गया। शू कहती है कि कोई बात नहीं और अब मुझे घर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है और फिर जल्दी से उसकी व्हील चेयर लेकर आता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए लेकर चलूंगा, तो मुझसे बोला करती थी ना कि तुम्हें माउंट पर जाके सनराइज देखना है। तो शू खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये तक याद है? तो ली कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात याद रहती है। तो शू कहती है कि रहने दो, मेरा जाने का मन नहीं है। और वो सोचती है कि जो भी लवर्स माउंट टाई पर जाते हैं
वो कभी अलग नहीं होते, ऐसा मानना है। पर अब शू सोच लेती है कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम अलग होके रहेंगे। फिर ली को फिर से उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आ रहा होता है, तो वो यहाँ पर शू से कहता है कि मुझे फिर से अर्जेंटली कंपनी का काम पड़ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं जल्दी आ जाऊंगा और देर नहीं लगाऊंगा। शू सोचती है कि कितना बड़ा झूठ है। फिर ली यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि शू भी उठ जाती है और वह अपनी व्हील चेयर पे बैठकर उससे बाहर देखने के लिए जाती है। तभी सामने से ली जो को लेकर आ रहा होता है उसका चेकअप करवाकर, और जो शू को दिखाने के लिए ली को और अच्छे से टच करने लगती है। तभी ली शू को देखते ही उससे दूर हो जाता है और जो कहने लगती है कि अच्छा तो मिस्टर ली की वाइफ भी हॉस्पिटल आई हुई है। ली जल्दी से शू के पास जाकर उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जो की हेल्प कर रहा था क्योंकि अभी उसने अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करी है तो कंपनी की इमेज की वजह से मैं उसकी हेल्प करने आ गया। फिर जो कहने लगती है कि मिस्टर ली तो अपने करियर में इतने सक्सेसफुल है और जो अपनी वाइफ से इतना प्यार भी करते हैं वो फिर भी मेरे साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए मेरी हेल्प करने आ गए, कितने अच्छे हैं। शू कहती है कि मिस जो आप तो बहुत ही फास्ट निकली, अभी आपने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करी और इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी होगी। तो जो बताती है कि हाँ मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का डैड तो बहुत ज्यादा खुश है। और फिर वो कहती है कि सॉरी मिस्टर ली की वाइफ, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके तो कोई बच्चे ही नहीं है, तो आपको तो कभी बच्चे होने की खुशी मिल ही नहीं पाएगी। ये सुनकर शू की आंख में आंसू आ जाते हैं और ली उसे कहने लगता है कि तुम अपनी जगह याद रखो, छोटी से एक्टर होकर तुम क्या समझती हो कि मेरी वाइफ के सामने शो ऑफ कर सकती हो। तो जो कहती है कि हाँ मिस्टर ली आपने सही कहा, मुझे अपनी जगह पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ के तो बच्चे भी नहीं है फिर भी आप उनसे इतना प्यार करते हैं और मैं यहाँ प्रेग्नेंट हो गई हूँ फिर भी मुझे प्यार करने वाला यहाँ पर ओपनली मेरे साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आया भी नहीं। ऐसा बोलकर जो यहाँ से चली जाती है और फिर ली से कहने लगता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। फिर इसके बाद ली शू को लेकर घर पहुंचता है और शू को फिर से जो का मैसेज आता है और वो इसे बताती है कि तुमने एकदम सही गैस करी हो, मेरा जो बच्चा है वो तुम्हारे हस्बैंड का ही है। फिर वो याद करने लगती है कि कैसे वो जो के साथ कितना खुश नजर आ रहा था। फिर वो और याद करने लगती है और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू की हेल्थ की वजह से डॉक्टर ने मना करी थी कि शू अगर प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे की जान को रिस्क आएगा और उसकी भी। तो उसने ली से इस बारे में पूछी थी कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो मुझे छोड़ दो। तो ली कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, अगर मुझे जिंदगी भर भी बच्चे नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। तो शू बहुत ज्यादा खुश जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ली शू से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस स्पैम मैसेजेस है। अब यहाँ पर ली को फिर से जो का मैसेज आता है तो वो शू से बताता है कि मुझे कंपनी का काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो जा ही रहा होता है तो शू उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि क्या तुम आज नहीं जा सकते हो, और मन में सोचती है कि वो इसे एक लास्ट चांस दे रही है, अगर वो रुक जाएगा तो ये उसे माफ कर देगी। पर तभी ली कह देता है कि नहीं, जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर यहाँ पर जो फिर से शू को मैसेज करके बताती है कि लगता है तुम्हारे हस्बैंड को बच्चे सच में बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने बस उससे इतना बोली कि मेरा पेट दुख रहा है तो वो तुरंत ही मुझे देखने के लिए आ रहा है। शू को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि प्रॉमिस इस दुनिया की सबसे वर्थलेस चीज है जो कभी कोई नहीं निभाता। वो अपने आप से कहती है कि अब मैं ली से कभी प्यार नहीं करूंगी और वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल देती है और ऑक्शन हाउस में कॉल करके रिंग बेचने की बात करती है। फिर इसके बाद 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और शू को जो मैसेज करके बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिजनेस ट्रिप बोल कर गया है लेकिन वो यहाँ पर इतने दिनों से मेरे साथ है, उसने मेरे लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदा है और वो मेरे साथ ही हर टाइम स्पेंड कर रहा है। शू यहाँ पर जो की बात याद कर करके सारी चीजें फेंक रही होती है अपनी, और ली की सारी फोटो फ्रेम वो डस्टबिन में डाल देती है और फिर वो ली की लाई हुई सारी चीजों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगती है, साथ ही उसके लाए हुए सारे फ्लावर्स को भी। फिर वो अपना लगेज लेकर घर से निकलने वाली होती है। तभी उसे जो मैसेज करके कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम बहुत ही शेमलेस हो चुकी हो, ली तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और वो बार बार तुम्हें छोड़कर चला जाता है, ना तुम उसे बच्चे दे सकती हो और तुम बस एक वेस्ट हो, तो आखिर उसकी वाइफ की पोजीशन से हट क्यों नहीं जाती। शू यहाँ जाने से पहले ली को कॉल करती है जो कि यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के साथ होता है। वो उसका कॉल उठाकर पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो पूछती है कि तुम घर कब वापस आ रहे हो। तो ली कहता है कि अभी क्लाइंट के साथ मेरी काफी सारी मीटिंग है तो मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता हूँ, कुछ दिन लग जाएंगे और तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक मेड का अरेंजमेंट कर दिया हूँ। शू कहती है कि ठीक है तुम बिजी रहो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दी थी उसका अब 1 हफ्ता पूरा हो गया है, तो वापस आने के बाद उसे खोल कर देख लेना। और फिर ये बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है और ली को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा होता है। शू सोच रही होती है कि अब मैं तुम दोनों को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ, तुम दोनों की रेपुटेशन खराब करके। फिर वो मेड यहाँ पर पहुंच जाती है पर शू से कोई बात नहीं करती और यहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ ली यहाँ पर उसकी
फिक्र कर रहा होता है तो जो से कहती है कि तुमने तो उसके लिए मेड अरेंज कर दी ना, तो अब उसकी फिक्र मत करो। फिर ली भी सोचता है कि हाँ, वहाँ पर मेड उसका ख्याल रख लेगी तो मुझे इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर तभी इतने में ली को मेड का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि बॉस आपकी वाइफ तो यहाँ से जा चुकी है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और फिर जल्दी से यहाँ घर पहुंचता है और उसे कहने लगता है कि सॉरी, शो में लेट हो गया। और फिर वो घर की ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाता है और फिर पूरे घर में उसे ढूंढने लग जाता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो ये कहने लगता है कि शू, मुझे डराओ मत, मुझे पता है तुम कहीं नहीं गई हो ना। फिर वो यहाँ मेड को आवाज देता है और पूछता है कि मेरी वाइफ तो डिसेबल है, तो आखिर वो यहाँ से कैसे जा सकती है। मेड कहती है कि बॉस मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो उन्हें जाते हुए देखी हूँ और लगता नहीं कि वो डिसेबल थी। तो ली कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर फैंग ने तो बोला था कि वो नहीं ठीक हो सकती है। और फिर ये याद करता है कि शू ने उसको यही बोली थी, यानी कि ये समझ जाता है कि उसने इसे झूठ बोली। फिर वो ये भी याद करता है कि उसने ये भी बोली थी कि क्या किसी इंसान का दिल बदल सकता है और वो किसी को जिसको इतना प्यार करता था उसे छोड़ सकता है। और फिर उसने उसे जाने से भी रोकी थी, पर वो नहीं सुना था। अब ये समझ जाता है कि यानी उसे सब कुछ पता लग गया और उसने मुझे लास्ट मौका दी थी। अब तभी यहाँ पर ली को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, तो ये उसे चिल्लाता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो अब भी स्टॉप कर दो और तुरंत ही मेरी वाइफ के बारे में पता करो कि वो कहाँ चली गई है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैं आपको आपकी वाइफ के बारे में ही बता रहा था कि आपकी वाइफ ने वेडिंग रिंग को ऑक्शन में बेच दी है। ये सुनकर ली और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत ही यहाँ पे रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स खोल के देखता है कि उसके अंदर डिवोर्स पेपर है। ये उसे खोल कर देखता है तो इसे बुरा लगता है कि वो साइन भी कर चुकी है, उसे सच में मैं नहीं चाहिए हूँ। फिर ये तुरंत ही असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ को ढूंढ के लाओ, चाहे जो हो जाए। तभी मेड से पूछ लगती है कि बॉस, क्या आप खाना खाएंगे? तो ये चिल्ला कर कहता है कि मेरी वाइफ यहाँ चली गई है और तुम्हें खाने की पड़ी है। मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए हायर किया था, मेरे लिए नहीं। और वो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। तो मेड सोचती है कि इतना गुस्से वाला बंदा है, अच्छा है इसकी वाइफ इसे छोड़कर चली गई। फिर यहाँ पर ली पागल होने लगता है कि वो एनिवर्सरी वाले दिन ही उसे ये डिवोर्स पेपर देना चाहती थी। फिर ये याद करने लगता है कि जब उसने उसे वेडिंग रिंग दिया था तो उसे बहुत ही पसंद आई थी। ये सोचता है कि हम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, वो मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती है। फिर ये वापस से शू को ढूंढने लग जाता है और तभी इसे यहाँ पर शू का मोबाइल फोन मिलता है और फिर ये देखता है कि उसकी मिस्ट्रेस ने ही इसे कई सारे मैसेज करके उसके बारे में बताई थी। ये शॉक होता है कि आखिर ये सब क्या है। वो सारे मैसेजेस पढ़ने लगता है कि इसकी मिस्ट्रेस जो ने शूर को काफी टाइम पहले से ही मैसेज करना शुरू कर दी थी और उसकी और अपनी फोटोज देते हुए उसे बता रही थी कि कैसे उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है। ये सारे मैसेजेस पढ़कर याद कर रहा होता है कि जब जब वो शू को कंपनी बोलकर जा रहा था तब शू को पता था कि वो जो के पास गया हुआ है, क्योंकि वो उसे मैसेज करके बता दिया करती थी। अब यहाँ पर ये रोने लग जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उसके साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से था। फिर ये सोचता है कि उस जो को मैं छोड़ूंगा नहीं, सब उसकी वजह से हुआ है। फिर ये तुरंत ही जो से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। यहाँ पर पहुंचते ही वो इसे मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शू को वैसे मैसेजेस सेंड करने की, मैंने बोला था ना कि तुम अपनी आइडेंटिटी हमेशा याद रखना। तभी ये जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करती है और उसे कहती है कि मैंने ये सब इसलिए करी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, देखो तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें माफ करने से मेरी शू वापस आ जाएगी? तो ये सुनकर ये खुश जाती है और कहती है कि क्या वो चली गई, यानी अब उसे सब पता लग गया ना, फिर तो हम लोग ओपनली साथ हो सकते हैं। देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, तो प्लीज मान जाओ। तो ली से चिल्लाकर कहता है कि तुमने जो हरकत की हो इसका नतीजा तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ऐसा बोलकर वो इसे नीचे पुश कर देता है। वो इसे कहने लगती है कि देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, देखो बच्चे के बारे में सोच कर ही मुझे माफ कर दो। तो ये कहता है कि शू जब मुझे छोड़कर चली गई है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा? तो जो पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो ली उसे बताता है कि मैं बस तुम्हें टूल की तरह यूज कर रहा था ताकि मैं शू को एक बच्चा दे सकूं। तो जो कहती है कि यानी तुम अब तक जो मेरे साथ कर रहे थे वो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ली कहता है कि तुम जैसी लड़की के साथ मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकता, तुमने सोची भी कैसे? जोई सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्यों छोड़ कर गई है? क्योंकि वो तुम्हें डिस्गस्टिंग समझती है। तुम्हें पता भी है जब तुम यहाँ मेरे साथ होते थे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी? ली सुनकर जो पर और गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर ली घर आने के बाद ड्रिंक करते हुए रोने लगता है और शू को याद कर रहा होता है और फिर सोच लगता है कि काश मैं एनिवर्सरी वाले दिन ऐसे लेट घर न आया होता और हॉस्पिटल में उसे अकेला ना छोड़कर गया होता तो आज ये सब नहीं होता और वो मुझे छोड़कर ना गई होती। और फिर ये रो रो कर अपने आप को समझाने लगता है कि वो सच में मुझे छोड़कर चली गई। फिर शू इसी इमेजिनेशन में दिखने भी लग जाती है। जब ये उसे टच करने जाता है तो वो गायब हो जाती है और ये नीचे गिर जाता है। फिर हम यहाँ शू को देखते हैं जो कि अब्रॉड जाकर अपनी ट्विन सिस्टर की फ्यूनरल कंप्लीट करती है।
और वो सोचती है कि अब मैं अपनी और अपनी सिस्टर दोनों का ही ड्रीम पूरा करूंगी और मॉम को प्राउड फील करवाऊंगी। तभी यहाँ पर शू की फ्रेंड रहना चाहती है, तो शू से कहती है कि अब मैं मर चुकी हूँ, तो अब तुम मुझे मेरी सिस्टर के नाम से बुलाओ। तभी इसकी फ्रेंड रहने से कहती है कि मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए आई थी। फिर वो उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें जो सभी रिपोर्टर के सामने शू से माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने मिस्टर ली की मैरिज खराब करी हूँ और मिस्टर ली की वाइफ को धोखा दी हूँ, तो मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। शू ये न्यूज़ देखने के बाद सोचती है कि उसने अपना सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें सच में अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। रैन कहने लगती है कि पता है कल वो एक्ट्रेस जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और तभी बीच में तुम्हारा हस्बैंड वहां पर आकर उसे मारने लग गया, मेरा मतलब है कि एक्स हस्बैंड। और फिर सभी पब्लिक डिस्कस करने लगे थे कि वो एक मिस्ट्रेस है। और फिर इतने में उन दोनों की अफेयर की वीडियो आ गई और सभी को पता लग गया कि तुम्हारा हस्बैंड और जो मिलकर तुम्हें चीट कर रहे थे। सोचो कितना अच्छा हुआ है ना, पता नहीं ये वीडियो किसने लीक किया होगा। तो शू बताती है कि वो मैं ही हूँ। तो ये सुनकर इसकी फ्रेंड खुश होती है और कहती है कि तुमने उससे डिवोर्स लेकर बहुत ही अच्छा काम करी हो। जब से तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई थी तो तुम हमारे साथ बिल्कुल भी टच में नहीं थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद तुम खुश होंगी, पर हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हें इस तरीके से चीट करेगा। तो तुमने अभी उसके साथ बहुत सही करी हो, तुमने उस मिस्ट्रेस से बदला भी ले ली और अब तुम्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो अब तुम उस चीटर के बिना ही अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली कार से अपनी कंपनी के बाहर पहुंचता है जहां पर रिपोर्टर्स उसे सवाल करने के लिए खड़े होते हैं। तभी उसका असिस्टेंट उसे बाहर जाने से रोकता है और कहता है कि बॉस, सभी को पता लग गया है कि वो वीडियो रियल थी, तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ली नहीं मानता है और कहता है कि क्या पता शू भी ये न्यूज़ देख रही होगी। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो सभी रिपोर्टर उससे सवाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं और पब्लिक उसके बारे में बुराई कर रही होती है कि वो कितना खराब मैन है जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था और उसके पीठ पीछे अफेयर चला रहा था, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि अब वो उसे लाइक नहीं करती है। ये लोग कहते हैं कि वो ये डिजर्व करता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो उसके लायक का था ही नहीं। अब यहाँ पे रिपोर्टर उसे पूछने लगते हैं कि क्या वो अपनी वाइफ को ढूंढने वाला है और वो कैसे ढूंढेगा। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपकी वाइफ डिसेबल थी, तो क्या इस वजह से आप उन्हें लाइक नहीं करते थे और आपने इस वजह से उन्हें चीट किया। तो ली जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर वो शू से कहने लग जाता है कि मुझे पता है तुम ये न्यूज़ देख रही होंगी, देखो मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम ही हो और मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज वापस आ जाओ। ऐसा बोलकर वो रो रहा होता है। तो कुछ लोग इसकी बातों पर बिलीव करने लगते हैं कि लगता है सच में उसे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है और वो कितनी सारी डोनेशन भी तो करता है बच्चों की हेल्प करने के लिए। पर फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे इसकी बातों में मत आओ, हम लोग भूल कैसे सकते हैं कि ये अपनी उस मिस्ट्रेस को खुश करने के लिए आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी कर रहा था। इसका मतलब है कि ये बस यहाँ पर नकली आंसू दिखाकर एक्टिंग कर रहा है अपनी और अपनी कंपनी की रेपुटेशन ठीक करने के लिए। किसी मैन के आंसू पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है, ये लोग अनट्रस्टवर्थी होते हैं। तो बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ मैंने तो सच में इस पे बिलीव कर ली थी, इसके आंसू भी नकली होंगे और ये बस एक्टिंग कर रहा है। फिर दूसरी तरफ शू की फ्रेंड उसे ली की यही न्यूज़ दिखाने लगती है जिसमें वो शू से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज वापस आ जाओ। रैन कहती है कि शू तुम ये देखने के बाद क्या सोचती हो, क्या तुमने इसकी बातों पर बिलीव कर ली हो और अब तुम सॉफ्ट हार्टेड हो चुकी हो। शू पूछती है कि तुम सोचो अगर तुम्हारा खाना कचरे में गिर जाए तो क्या तुम कचरे में से खाने को उठाकर खाओगी। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, कितना गंदा लगेगा। तो शू बताती है कि मुझे भी अब ऐसे ही फील हो रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छी बात है कि तुम होश में हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली के मॉम डैड उसकी फिक्र करते हुए उसके घर पे उसे देखने आए होते हैं जहाँ पर वो ड्रंक पड़ा होता है। ली की मॉम उसकी बहुत फिक्र कर रही होती है और पूछने लगती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करे। तो वो उठ जाता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ली के डैड उसे चिल्लाते हैं कि आखिर तुम अपनी मॉम से किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी हालत देखियो, आखिर कौन सी कंपनी का प्रेसिडेंट ऐसे हाल में रहता है। ली कहता है कि मेरी शू मुझे छोड़कर चली गई तो आखिर मेरा प्रेसिडेंट बनके क्या ही फायदा है। तो उसके डैड उसे स्लैप लगाते। तो ली की मॉम चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, अगर किसी की गलती है तो सब उस शू की है जो मेरे बेटे को बिना कुछ बोले ही चली गई। मेरा बेटा ही अनलकी था जो उस जैसी लड़की से शादी किया था जिसने आज तक उसे कोई बच्चे नहीं दी। ली के डैड उसे चिल्लाते हैं कि अब वो शू नहीं आ रही है तो अच्छी बात है ना, तुम अपने लिए एक बच्चा करने का सोचो। तो ली अपने सर पे बॉटल मारकर चिल्लाने लगता है कि आपको सिर्फ बच्चा चाहिए, आप ही ने ही शू पे प्रेशर डाला था कि वो बच्चा करे जबकि आप जानते थे कि उसकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। ली की मॉम कहती है कि हम तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे थे और देखो अब तो वो तुम्हें छोड़कर चली गई है तो उसे भूल जाओ। ली अपने डैड से चिल्लाकर कहता है कि अगर आपने शू को बच्चे के लिए फोर्स ना किया होता ना तो मैं आज कोई दूसरी लड़की ढूंढता ही नहीं। डैड आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, अब तो आप खुश हो गए होंगे ना। ली की मॉम उसे समझाती है कि शू तुमसे इतना प्यार करती है तो वो तुम्हें ऐसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, जरूर वो कहीं छुपी होगी।
इसलिए तुम हमारे साथ घर चलो, हम लोग कोई रास्ता ढूंढते हैं शू को ढूंढने का। पर ली तो बहुत ही गुस्से में अपनी मॉम को दूर कर देता है और कह देता है कि मैं आप लोग के साथ घर नहीं जाने वाला हूँ, और डैड अगर शू वापस नहीं आई ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब आप लोग यहाँ से चले जाओ। फिर ली के डैड उसकी मॉम को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर ली को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस, आपकी वाइफ के बारे में कुछ क्लू मिला है। आपकी वाइफ की एक ट्विन सिस्टर थी जो कि अब्रॉड में रहती थी, और आपकी वाइफ ने यहाँ से जाने से पहले अपनी ट्विन सिस्टर को ही कॉल करी थी। तो ली सोचता है कि हाँ, मैं उसकी सिस्टर को कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट को अब भी तुरंत की फ्लाइट बुक करने के लिए बोलता है और फिर वो तुरंत ही अब्रॉड पहुंचकर हॉस्पिटल में सभी को शू की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि क्या किसी ने उसे देखा है। तभी एक डॉक्टर उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन वो कल ही यहाँ से जा चुकी है और तुम लेट हो गए। ली का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि बॉस, एक और क्लू मिला है। अभी किसी ने इंटरनेट पर एक ब्यूटीफुल स्टूडियो की फोटो अपलोड किया है और आपकी वाइफ वहाँ पे नजर आई है। फिर ली अपने असिस्टेंट के साथ तुरंत ही उस स्टूडियो जाने के लिए निकलता है और यहाँ पर डॉक्टर इसकी सारी बातें सुन लेता है और वो शू को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि कोई बंदा यहाँ पर उसकी फोटो दिखाकर उसे ढूंढने आया था और उसे पता लग गया है कि वो स्टूडियो में है। शू डॉक्टर को थैंक यू कहती है और फिर वो यहाँ से जाने का सोच लेती है। फिर हम देखते हैं कि ली जब यहाँ पर पहुंचता है तो वो शू को आवाज देते हुए हर जगह ढूंढने लग जाता है, पर वो इसे नहीं मिलती। तभी यहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि वो अभी यहाँ से जा चुकी है और उसने बताई कि वो अपना ड्रीम पूरा करने गई है, तो अब वो वापस यहाँ पर कभी नहीं आएगी। फिर यहाँ पर असिस्टेंट ली से इस बारे में पूछने लगता है कि बॉस, क्या आपको इस बारे में पता है कि आपकी वाइफ का ड्रीम क्या था। तो ली सोचने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं ली यहाँ पर पहली बार शू को अपने घर लाया होता है और उसे बताता है कि अब से ये हमारा नया घर होगा, तो क्या तुम्हें पसंद आया। शू कहती है कि आया, लेकिन क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा, क्योंकि अब तो मैं डिसेबल हो चुकी हूँ और चलना तो दूर की बात है, अब तो मैं पेंट ब्रश भी यूज नहीं कर सकती। ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा ड्रीम है कि तुम दुनिया की ब्यूटीफुल सीनरी की पेंटिंग बनाना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरी दुनिया की ब्यूटीफुल सीनरी तुम हो और मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, तो तुमसे बेहतर पिक्चर मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो उसे कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे प्यार करूंगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो। तो वो उसे हाँ कहती है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ली सोचता है कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया और तुमसे किया हुआ प्रॉमिस भी तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि शू यहीं पर ही अपनी फ्रेंड के साथ ली को देख रही होती है, तो उसकी फ्रेंड रैन से पूछती है कि क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी। तो ये कहती है कि अब मैंने उससे डिवोर्स लेने का सोच ली हूँ, तो मिलकर कोई फायदा नहीं है, और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने लग जाती है। तभी इतने में ली उसे देख लेता है और उसे पूरा फील होता है कि जैसे वो शू थी वो पीछे जाने को करता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि बॉस, आपको वापस कंपनी चलने की ज़रूरत है, आपकी पर्सनल चीज़ों की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरते जा रहा है और अभी कंपनी में हमें आपकी ज़रूरत है। ली कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं बस उससे एक ही स्टेप दूर हूँ। तो अस्टिन उसे रोकता है और चिल्लाकर समझाता है कि बॉस, आप जो हरकत कर रहे हैं ना, इससे आप अपना सब कुछ खो देंगे, फिर आखिर आप अपनी वाइफ को कैसे ढूंढेंगे। तो ली मान जाता है यहाँ से वापस जाने के लिए। फिर ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और ली यहाँ पर बहुत ही खुश होने लगता है कि शू अब्रॉड से वापस आ रही है अपने एग्जीबिशन के लिए, और फिर वो ड्रेस खरीदता है अपने लिए और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि शू मुझे जब इसमें देखेगी तो मैं उससे मैं पसंद आऊंगा ना। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर क्लीनर की जॉब कर रही होती है और वो इसे देखकर अपना मुंह छुपा रही होती है। असिस्टेंट ली को सजेस्ट करता है कि बॉस, आपको आपकी वाइफ के लिए फ्लावर भी ले लेना चाहिए, क्या आपको पता है उन्हें कौन से फ्लावर पसंद है। तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है कि उसे रोज पसंद है। फिर ली के यहाँ से जाती ही जो सोच लगती है कि उस शू को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से मेरा सब खराब हो गया। फिर यहाँ पर ली एग्जीबिशन में पहुंचता है और वो पुरानी चीजें याद करने लगता है कि कैसे उसने और शू ने मिलकर डिसाइड किए थे कि वो लोग एक बहुत बड़ा सा एग्जीबिशन रखेंगे और शू अपना ड्रीम पूरा करेगी। ली सोचता है कि शू ने अपना ड्रीम तो पूरा कर ली, पर इस ड्रीम में मैं हुई नहीं। हम देखते हैं कि शू यहाँ पर सभी को अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता रही होती है। तभी इतने में ली का असिस्टेंट उसे फ्लावर दे देता है और कहता है कि अब वो जाकर अपनी वाइफ से मिले। फिर जैसे ये शू के पास पहुंचता है तो वो तो इसे देखती ही शॉक रह जाती है और ये पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है उसका एग्जीबिशन का ड्रीम पूरा करने के लिए, और फिर उसे कहता है कि ये लो तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स। तो शू कहती है कि किसने कहा कि मुझे रोज पसंद है, और वैसे भी तुम हो कौन, क्या तुम्हारे पास यहाँ का इन्विटेशन लेटर है जो तुम यहाँ पर आए हो, अगर इनविटेशन ना हो तो यहाँ से चले जाओ। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगती है तो ये कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था और किसी और वुमेन के साथ बच्चा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे प्लीज एक और चांस दे सकती हो।
शू कहती है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, और वो यहाँ से जाने लगती है तो ये इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि प्लीज मेरे साथ इतना कोल्ड मत बिहेव करो, तुम चाहे मुझे मार लो या मुझे डांट लो, लेकिन प्लीज मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव मत करो। तो शू से चिल्लाती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो ली उसका हाथ छोड़ देता है और फिर उसे बताने लगता है कि अब मैंने जो के साथ ब्रेकअप कर लिया हूँ और मेरा अब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कहती है कि मिस्टर, लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो कहता है कि मुझे गलतफहमी नहीं हुई है और मैंने सही पहचाना हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम अब्रॉड अपनी सिस्टर से मिलने गई थी और तुमने बस अपनी सिस्टर की जगह रिप्लेस कर ली हो, क्योंकि तुम मुझसे बस छुपना चाहती हो और कुछ भी नहीं। शू कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे यहाँ पर परेशान करोगे तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। ली कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, आखिर मैं अपनी खुद की वाइफ को कैसे नहीं पहचानूंगा। अब तभी यहाँ पर कुछ लोग ली को देखकर पहचानने लगते हैं कि ये तो वही मिस्टर ली है ना, जो कि अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करने का एक्टिंग करता था और उसे चीट किया था। ये तो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था ना, लेकिन लगता है ये अभी भी नहीं बदला और फिर से किसी और के पीछे पड़ गया। पता नहीं इसे एक से नहीं बल्कि कितनों से प्यार हो जाता है। तो ली कहता है कि तुम लोग कुछ भी बकवास मत करो, मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। तो ये लोग पूछते हैं कि फिर आखिर ये लेडी कौन है। तो ये बताता है कि यही मेरी वाइफ है, और फिर शू से कह देता है कि हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था, इसलिए वो माने नहीं जाएंगे, इसलिए तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, तो अब तुम मेरे साथ घर चलो। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने को करता है। तभी इतने में यहाँ पर शू का कोई फ्रेंड आ जाता है जो कि उसे कहता है कि किसने कहा कि ये तुम्हारी वाइफ है। ऐसा बोलकर ये शू का हाथ पकड़ रहा होता है तो ली चिल्लाने लगता है कि तुमने आखिर इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तभी शू इसे चिल्लाती है कि ली अब तुम बस करोगे। तो वो खुश हो जाता है कि अब तुमने मुझे पहचान ली। तो ये कहती है कि तुम बहुत ही फेमस हो, तुम्हारे बारे में मैंने कितनी रूमर सुनी हो कि तुमने अपनी वाइफ को चीट करे हो, तुम जैसे बंदे के बारे में तो सब कोई जानता है। ली से फिर से माफी मांगता है और कहता है कि लेकिन क्या तुम इसका हाथ छोड़ सकती हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच के मैटर में कोई आउटसाइडर इंटरफेयर करे। तो ये बंदा कहता है कि किसने कहा कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तुम्हारी खुद की वाइफ भाग गई है तो क्या तुम दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ कहोगे। और फिर ये शू का फ्रेंड उसे समझा देता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारा पीछा छोड़ दे तो तुम्हें इसके सामने एक्टिंग करना पड़ेगा। तो शू भी इसका हाथ पकड़ लेती है। तो ली पूछता है कि क्या तुम इसके साथ सच में ऐसे टाइप की रिलेशनशिप में हो। तो शू चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो मेरे रिलेशन को ऐसे बोलने वाले, एक तो पता नहीं तुम हो कौन, फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पे रहने का मौका दी जबकि तुमने मेरा एग्जीबिशन खराब करे हो, अभी निकलो यहाँ से। और इस सेक्रेटरी गार्ड को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर करने का बोल रही होती है। तो ली कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर ली के यहाँ से जाने के बाद शू मिस्टर चिन का हाथ छोड़ देती है और सभी से कहती है कि उसका आज का एग्जीबिशन यहीं पर ही खत्म होता है। और फिर वो मिस्टर चिन को थैंक यू बोलने लगती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दो। तो ये कहती है कि अब मैं मैरिज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैरिज अब मेरे लिए एक जेल की तरह होगी। तो ये बंदा कहता है कि मिस शू, मैं आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और आपको पूरा फ्रीडम दूंगा अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। शू कहती है कि मुझे इन स्वीट वर्ड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले भी इन स्वीट वर्ड्स का यूज करके ही किसी ने आज मुझे इतना हर्ट कर दिया है कि अब मैं प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये मिस्टर चिन मान जाता है और फिर उसके आने वाले फ्यूचर के लिए उसे गुड विश करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आई होती है और वो शू को फ्लावर्स देते हुए बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और सोचती है कि इसे तो पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ और आज मैं इसे मार के रहूंगी। पर तभी शू इसकी टोपी हटा लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम ही हो। तो जो पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला। तो शू कहती है कि लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही टीवी ड्रामा देख ली जो तुमने सोची कि टोपी से तुम्हारा मुंह छिप जाएगा। जो कहने लगती है कि अभी तुम ली को ना पहचानने की जानबूझ के एक्टिंग कर रही थी ना, और तुम्हें तो बड़ी खुशी मिल रही होगी कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो शू कहती है कि तुम अपना बताओ, तुम तो इतनी बड़ी स्टार थी ना, तो आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे होगी। तो जो चिल्लाती है कि अगर तुमने हमारी वीडियो एक्सपोज ना करी होती ना तो आज मेरी कभी ये हालत होती ही नहीं। तो शू कहती है कि तुम बॉस बनना चाहती थी ना, तो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, क्या हुआ मेरे छोड़कर जाने के बाद भी ली ने तुमसे शादी नहीं किया। तो जो कहती है कि मैं सब समझ गई, तुम जानबूझ के अपना फोन छोड़कर गई थी ना ताकि ली को इस बारे में पता लग जाए कि मैंने ही तुम्हें सब मैसेज करके बताई थी। शू कहती है कि सब गलती तुम्हारी है, तुमने ही अपनी बैट की फोटोज देखकर मुझे प्रोवोक करी थी ना, तो मैंने भी उनका यूज कर ली तुमसे बदला लेने के लिए। तुम जानती थी कि उसकी वाइफ है, फिर भी तुमने उससे अफेयर चलाने की कोशिश करी। तुम्हारे साथ जो आज हो रहा है ना, तुम ये डिजर्व करती हो। तो जो भी इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुमसे तो एक मैन संभाला नहीं गया और तुम मुझे कह रही हो, तुम एक डिसेबल थी और तुमने उससे बच्चे भी नहीं दी, तो आखिर तुमने सोची भी कैसे कि कोई मैन तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। तो ये सुनकर शू इसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि ये स्लैप तो मुझे तुम्हें बहुत टाइम पहले ही मारना चाहिए था ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने क्या गलती की थी।
और अब तुम दोनों चीटर्स जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे मेरा लेना देना नहीं है। ऐसा बोलकर शू यहाँ से जा रही होती है तो जो गुस्से में उसे चाकू से मारने जाती है, पर तभी यहाँ पर ली पहुंचकर शू को बचा लेता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है तो जो से चिल्लाती है कि तुम्हें इसके लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। तो ये बताता है कि मैं शू से कई ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर जो तुरंत यहाँ से भागने लगती है तो ये शू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे लोग इसे पकड़ लेंगे। शू कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, तो अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो ये इसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शू कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ बात करने वाला है ही नहीं, इसलिए तुम दोबारा मेरी लाइफ में मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो ली कहता है कि यानी अब तुम मान रही हो ना कि तुम ही मेरी शू हो। तो ये कहती है कि नहीं, तुमने पास्ट वाली शू को अपने हाथों से मार चुके हो। तो ये फिर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए कम से कम एक बार तो मुझे एक चांस तो देकर देखो। शू कहती है कि मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने अपना सब कुछ तुम पर गिव अप कर दी थी, अपने आप को बर्बाद कर ली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुमने मुझे तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी वजह से अपने आप को भी खो दी और अब मैं जब तुम दोनों का चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे बस तुम लोग को मारने का मन करता है। पर अब इन 3 महीनों में मैंने अपने आप को संभाला है और वापस से पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके अपना ड्रीम पूरा किया है। और पता है, अब तुमसे वापस मिलकर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और ना ही तुमसे कोई नफरत है। हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया। तो ये कहता है कि नहीं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुमने बोली ना तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, तो इसका ये मतलब है कि तुम अभी भी मुझे एक चांस दे सकती हो। तो शू चिल्लाती है कि मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देने वाली हूँ। तुम भूल कैसे सकते हो, हमारी एनिवर्सरी वाले दिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर तुम मुझे छोड़कर उसके साथ नाइट स्पेंड करने गए थे और अब मुझे धोखा देने के बाद तुम मुझे फील करा रहे हो कि मैं गिल्टी हूँ। ली बताता है कि मैं उसके साथ सिर्फ हमारे लिए था, मैं चाहता था कि वो हम दोनों को एक बच्चा दे दे। तो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझसे कसम खाकर बताओ कि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने उसे कभी टच नहीं करे। तो ली कुछ कह ही नहीं पाता। फिर शू कहती है कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करी हूँ, बल्कि तुमने धीरे धीरे करके खुद ही मुझे पुश करे। ये बोलकर शू यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर ली का असिस्टेंट जो को पकड़ के ले आता है और वो इसे कहने लगती है कि क्या हुआ है, आखिर तुम अभी भी इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो और तुम्हें बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। देखो अब तो उसके पास न्यू लवर भी है और क्या पता वो तुम्हें पहले से ही चीट कर रही होगी। ली कहता है कि अगर तुमने मुझे कभी ड्रग देकर मुझे फंसाने की कोशिश ना की होती तो हम दोनों के बीच का ये रिलेशन कभी स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये कहती है कि लेकिन शू को तो इस बारे में पता ही नहीं और वो तो सिर्फ तुम्हारी गलती मानती है। ली से कह देता है कि अब तुम जेल में ही सड़ोगी और फिर वो असिस्टेंट से कहकर इसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शू कहीं पर जा रही होती है और तभी उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो छुप जाती है और पत्थर लेकर उसके सर पे मारती है। फिर देखती है कि वो तो ली है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ चल रहा था ताकि तुम सेफ रहो। ये कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर ली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी ड्रिंक करते हुए शू की सारी बातें याद करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ हॉस्पिटल में होता है और सपने में देखता है कि शू से छोड़कर उस दूसरे बंदे के पास जा रही है। फिर वो होश में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को काम देने लगता है कि तुम इस बारे में पता करो कि क्या सच में शू का उस बंदे के साथ कोई रिलेशन है। मुझे यकीन नहीं कि इतनी जल्दी वो किसी और से प्यार कर लेगी। तो असिस्टेंट उसे चिल्लाता है कि बॉस अभी आपके लिए सबसे जरूरी कंपनी का काम है। तो ली से चिल्लाता है कि शू से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई और चीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम जाओ पता करो, मेरे पास अभी भी एक चांस है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब आपको कंपनी के लिए काम नहीं करना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और फिर उसके बाद आप अपनी वाइफ के बारे में खुद पता कर लेना। ऐसा बोलकर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। फिर ली की तबीयत खराब होने लगती है और तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए उसके मॉम और डैड आए होते हैं और ली के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर अपनी और कंपनी की ये क्या हालत बना दी हो, ऐसे ही चलता रहा तो तुम सब बर्बाद कर लोगे। तो ली कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि शू वापस आ जाए और उसके अलावा मेरे लिए बाकी चीज कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ली के डैड उसे समझाते हैं कि तुम जो अपनी हालत बना रहे हो ना, ऐसी हालत देखकर वो तुम्हें और छोड़कर चली जाएगी। तो ये सुनने के बाद तो ली बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तो उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड को समझाने जाती है कि हमारे बेटे की ये हालत हो गई है और तुम उसे ऐसे डांट रहे हो। फिर यहाँ पर ली की मॉम शू का नंबर पता कर लेती है और उसे कॉल करती है। तो शू पूछती है कि आंटी आपको मुझसे क्या काम है। तो ये कहती है कि तुम इतनी जल्दी टोन भी बदल चुकी हो। तो शू कहती है कि अब मेरा आपके बेटे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो अब आप मेरे लिए आंटी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मॉम कहती है कि मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी करने के लिए वापस नहीं बोल रही हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उससे बात कर लो, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और फिर ये ली को दिखाती भी है कि वो कैसे बीमार हो गया है, पर शू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और वो कह देती है कि आपका मुझे ये सब दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं उसके ऊपर तरस नहीं खाने वाली, इसलिए आप दोबारा मुझे उसके बारे में बोलने के लिए कॉल मत करना। मैं अब बस उसकी एक्स वाइफ हूँ जिसको उसने धोखा दिया है, तो मुझे उसे कभी दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप ज़्यादा उसकी फिक्र मत करो, बस देखना जैसे ही उसे किसी और से प्यार होएगा तो वो मुझे भूल जाएगा। फिर ली की मॉम शू की रिकॉर्डिंग ली को सुना देती है कि अब वो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती है और उसे छोड़कर जा चुकी है। शू अपने घर से अब्रॉड जाने के लिए निकल रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम लास्ट बार ही ली से मिलना नहीं चाहती हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम वापस कभी नहीं आओगी। शू कहती है कि मेरे डैड ने भी मेरी मॉम को चीट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम क्या हेवन से कभी मेरे डैड को देखना चाहती होंगी? वैसे ही मैं भी उसे कभी देखना नहीं चाहती हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ से जाने लग जाती है। शू के यहाँ से जाने के बाद ली यहाँ उसके घर पहुँचता है और फिर ताला देखकर रोने लग जाता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। वो उसकी टैक्सी के पीछे भागता है, पर शू उसे हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर चली जाती है। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और ली अभी भी शू को याद करते हुए अपनी एनिवर्सरी अकेले ही मना रहा होता है और उसे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है कि तुम वापस आ जाओ। पर उसकी विश बिल्कुल पूरी नहीं होती और वो बस अकेला रह जाता है और अपनी इस हालत की वजह से वो अपनी कंपनी पे भी ध्यान नहीं देता और वो भी बैंकरप्ट हो जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।